अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई प्रश्न देखेंगे जो आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और स्टूडेंट यदि आप लोग कम समय में एकदम बेहतरीन तैयारी चाहते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कम समय में हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। और क्लासेस जो है बच्चों जूम एप्लीकेशन पर चलेगा। और क्लासेस ओवर हो जाने के बाद स्टूडेंट का फीडबैक्स भी लिया जाता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे बच्चों का फीडबैक। और साथ ही साथ क्लासेस एंड हो जाने के बाद आपको हर एक क्लास का नोट्स भी मिलेगा। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको पैरामेडिकल का 10 इयर्स का प्रीवियस पेपर भी करवाया जाएगा। तो यदि आप लोग हमारे इस पेड कोर्स की मदद से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा हमें। न्यू बैच दोस्तों ध्यान दीजिएगा, न्यू बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है 28 जुलाई से। तो यदि आप लोग इस बैच में ज्वाइन लेना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो बच्चों माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है आपसे पूछा है माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो बच्चों एक सूत्र होता है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी होती है, तो ये बराबर होता है प्रकाश की चाल बटा में अपवर्तनांक। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रखना है माध्यम में प्रकाश की चाल ये बराबर होती है प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक के। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। और अपॉन में अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो इस 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। 3/2 लिखूंगा तो 2 जो ऊपर चला जाएगा, यानी गुना 2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब देखिए तो 3 से 3 कैंसिल, तो अब क्या बचा 2 × 10⁸। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैगनी, नीला, लाल या पीला? यानी विच कलर हैज़ द मोस्ट स्कैटरिंग, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक सबसे ज़्यादा होता है? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। यदि मैं आपसे ये पूछता कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तब क्या जवाब देते? यहाँ पे सबसे अधिक था तो बैगनी हो गया, सबसे कम देता तब क्या आंसर होता? सबसे कम पूछता किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वेरी गुड बच्चों ये किस में होता है, लाल में होता है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मैं कई बार बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे तरंग धैर्य का बात करता, तब वेवलेंथ का बात करता कि किस रंग का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा, किस रंग का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है? तो बच्चों किस रंग का होता है, ये लाल रंग का होता है। और किस रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, सबसे कम का बात करता, तो जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो सबसे कम तरंग धैर्य किस रंग का होता है, तो ये होता है बैगनी। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी इफ द masses of a body is doubled and its velocity is halved,
इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है बच्चों, सबको मालूम होना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। तो इसको प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डैश, ठीक है, इतना कर देना है और इसको हाफ कर देना है। अब देखिए मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, 2 गुना कर दिया जाता है, यानी पहले मास m था, अब कितना हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो वेग है, वेग जो है ये आधा हो जाता है, यानी ये v/2 हो जाता है, और इस पर भी पूरे का स्क्वायर रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, v स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी पहले v था, लेकिन बाद में वेग जो है आधा हो जाता है, यानी v/2 हो जाता है, तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डैश, ये काइनेटिक एनर्जी डैश का मतलब नई गतिज ऊर्जा। ठीक है, हाँ, तो नई गतिज ऊर्जा बराबर में हाफ इंटू में 2m और फिर इंटू में v²/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नई गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर में हाफ mv²/2। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर में, अब देखिए तो इतने की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, यही पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी, यही है ना, पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। तो इसकी जगह हाफ mv² की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ke और अपॉन में 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई गतिज ऊर्जा है वो पुराने वाली गतिज ऊर्जा का आधा है। आया बात समझ में? हाँ, तो यहाँ से नई जो गतिज ऊर्जा है वो पुराने वाली गतिज ऊर्जा का आधा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर इज, उच्च होता है, कम होता है, परिवर्तनशील होता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो क्या होता है। तो वेरी गुड, आपको याद रखना है बच्चों, फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ बच्चों ये आपको याद रखना है, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, फ्यूज तार की जो विशेषता है वो क्या होती है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि इसकी विशेषता ये होती है कि ये निम्न गलनांक का होता है, ये निम्न गलनांक का होता है, और प्रतिरोध कैसा होता है, और उच्च प्रतिरोध का होता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि फ्यूज तार की विशेषता है कि ये निम्न गलनांक का होता है और उच्च प्रतिरोध का होता है। बात करेंगे फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है, फ्यूज तार जो है ये किस मिश्र धातु से बना होता है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है बच्चों, तो आपको मालूम है ये सीसा और टीन है ना, सीसा और टीन मिश्र धातुओं से बना होता है, जिसमें सीसा कितना होता है, ये 63% होता है, और टीन कितना होता है, ये 37% होता है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी, यानी एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर 12 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, तो इससे प्रभावित होने वाली जो धारा होगी उसका मान क्या होगा। तो बच्चों क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए। तो पावर जो है आपको दे रखा है कितना, 60 वाट। ठीक है, और उसके बाद वोल्ट कितना दे रखा है, ये 12 वोल्ट दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे आई पूछा है बच्चों कि इसमें धारा कितनी होगी। तो आपको पता है पी वी आई में क्या रिलेशन होता है बच्चों, अगर मालूम है तो आप लोग बना लीजिएगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए P बराबर होता है V इंटू में I। ठीक है, तो P कितना है, 60 है, और बराबर में V कितना है, 12 है, और गुने I जो कि निकालना है, तो 12 25 60, तो I कितना निकला बच्चों, ये निकला आपका 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करें और जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड दे रखा है आपको। ठीक है, तो बच्चों देखिए जल कितना ग्राम दे रखा है, 600 ग्राम दे रखा है। अब आपको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, यानी आपको यहाँ हीट की रिक्वायर्ड होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ऊष्मा बराबर क्यू को क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा बराबर एक फॉर्मूला होता है MC डेल्टा टी। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, जितने पेड वाले स्टूडेंट हैं सब पढ़े होंगे। क्यू क्या है, हीट एनर्जी है, एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है यानी विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा टी क्या है बच्चों, तापमान में परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ से मास कितना दे रखा है, जल का 600 ग्राम दे रखा है। सी क्या है बच्चों, स्पेसिफिक हीट है जल का। तो मुझे ये बताइए जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान कैलोरी में क्या होता है, 1 कैलोरी होता है। यहाँ तो दिया है तो आप लोग इजीली लिख सकते हो। वैसे तो मैं रटवा भी चुका हूँ आप लोगों को कि कैलोरी में क्या होता है, जूल में क्या होता है ना। तो यहाँ तो कैलोरी में देखिए, आंसर कैलोरी में है, तो आपको कैलोरी में बताना है कि हाँ, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी में क्या है, 1 होती है। और गुने में डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन कितने का हुआ है, 30 से 80 होता है। डिफरेंस कितने का है, 50 का है। तो बस अब इतने को सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 6 पच्चे 30 और इसके बाद 3 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30,000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर तो कैलोरी दिया था, अगर जूल देता तब क्या करते, और मान लीजिए जूल देता और ये सब ना देता है, मतलब यहाँ पे तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कैलोरी में दे दिया था, अगर नहीं भी देता तो आपको ये याद रखना है कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जूल में बोलता आंसर में तब क्या करते, फॉर्मूला तो वही रहता, क्यू बराबर MC डेल्टा टी, फॉर्मूला वही रहता। मास कितना है, 600 ग्राम है। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। अब आप बताइए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू जूल में क्या होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान जूल में क्या होता है, सी यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू जूल में क्या होता है बच्चों, आप लोग को मैं बताया था 4.2 होता है ऑफ कोर्स। और गुने में डेल्टा टी कितना है, यहाँ पे 50 है। तो बस इतने को सॉल्व कीजिए, यानी एक जीरो से दशमलव हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 600 गुने, अब 42 में 5 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 1 21, यानी इतना 210 आ गया। तो अब 21 में 6 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 126 और 3 जीरो लग जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका हाँ 1,26,000 जूल। अगर जूल में निकालना होता तब का ये आंसर था। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है, यानी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इन ए सिंपल पेंडुलम देन द काइनेटिक एनर्जी इज। बताइए तो बच्चों ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि सरल लोलक में जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होता है। सरल लोलक में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ये मालूम होना चाहिए आपको। तो क्या होता है बच्चों, सरल लोलक में यानी सिंपल पेंडुलम में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं m क्या है, तो मास है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ जी। यानी m क्या है, मास है, ओमेगा क्या है, m मास है यानी द्रव्यमान है, ओमेगा क्या है, कोणीय गति है, a क्या है, एम्पलीट्यूड जिसको आयाम बोलते हैं, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन कहते हैं। तो अब बोल रहा है कि इस केस में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो, यानी ये विस्थापन y जो है ये बराबर होना चाहिए a के, क्योंकि विस्थापन और आयाम बोल रहा है बराबर कीजिए। तो चलिए बराबर कर दिए, अब बनाइए तो क्वेश्चन, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर
इंटू में ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए तो यहाँ पे वाई की जगह क्या लेना है आपको, वाई की जगह क्या लीजिएगा, ए लीजिएगा, तो ए लीजिएगा फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि वाई का स्क्वायर है तो यहाँ वाई की जगह ए करना है तो ए का भी स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हाफ क्या आया रिजल्ट, अब तो पता चल गया होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए किसी भी चीज़ में जीरो से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, जीरो ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, व्हेन ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ 200 मीटर हाइट टावर वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स स्पीड वाइल हिटिंग द अर्थ विल बी, यानी पृथ्वी पर टकराते समय इसकी चाल क्या होगी ये आपको बताना है बच्चों। देखिए कोई मीनार है, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने बना दिया भाई कुतुब मीनार, ठीक है, ये मीनार है और ये 200 मीटर ऊंची है, ये 200 मीटर ऊंची है। अब इसी मीनार की चोटी पर एक मान लेते हैं एक लड़का खड़ा है और ये किसी पत्थर को फेंकता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर समझ रहे हो, यानी ये पत्थर को फेंका तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा पत्थर, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पत्थर को फेंकता है और किस रफ्तार से फेंकता है बच्चों, ये फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी ये फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना है यू जो है यहाँ पे निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये अर्थ से नहीं फेंक रहा है, किसी भी वस्तु को अर्थ से नहीं फेंक रहा है, ये ऊंची चोटी, ये मीनार पर चढ़ गया है और मीनार का जो शीर्ष है ना, मीनार पे चढ़ गया है, ये ऊंची मीनार पर चढ़ गया है, इसी की चोटी पर से ये पत्थर को फेंक रहा है ना। तो इस केस में मैंने रूल भी लिखवाया था कि आपको यू जो है वो निगेटिव लेना होगा और जी क्या हो जाएगा, जी पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी यू जो है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, जी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये पत्थर फेंक रहा है ना, तो ये ऊंची मीनार की चोटी पर से फेंक रहा है, अगर पृथ्वी पर से फेंकता उस केस में आपका यू जो है पॉजिटिव होता, जी आपका निगेटिव हो जाता। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर ये ऊंची मीनार की चोटी पर से किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब क्या, वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की ओर फेंकता है, 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, देखो आ रहा है समझ में। तो इस केस में यू जो है आपको निगेटिव लेना है, तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और जी प्लस लेना है। जी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, जी का वैल्यू प्लस ही लेना है, तो जी होता कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड होता है ना, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान, ठीक है। तो ये पता है, और 200 मीटर ऊंची, यानी हाइट भी आपको दे दिया कितना, 200 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, अब आपको ये बताना है कि पृथ्वी से टकराते समय उसकी चाल क्या होगी, यानी वी तो निकालना है। तो अब बताइए मुझे यू जी एच वी में क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर गति का कौन सा इक्वेशन लगेगा बच्चों, तीसरा इक्वेशन लगेगा। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2gh। देखिए एच की जगह एस भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एस ही लिखते हैं हम लोग, बट यहाँ पर एच भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी निकालना है बच्चों, है ना। तो यू कितना है, देखिए तो यू आपका -20 है, तो यहाँ पे -20 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस में 2, जी कितना है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच कितना है, ये आपका 200 मीटर दे रखा है। सॉल्व करना दीजिए, इतने को सॉल्व कीजिए तो ये वी स्क्वायर बराबर में ये -20 का स्क्वायर है, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 400 आ जाएगा, 400 प्लस में अब इतने को भी सॉल्व कर दीजिए, 10 में 2 से गुना कीजिए, 10 में 200 से गुना कीजिए 2000, और फिर 2 में 4000, तो कितना आ जाएगा 4000। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा बच्चों 4400, यानी 4000 में 400 को जोड़ दीजिएगा तो ये 4400 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो 4400 आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर 4400 आया है, सभी का आया होगा, वी स्क्वायर बराबर में 4400, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता। तो अब देखिए कितना आया था बच्चों, वी स्क्वायर
बराबर में 4400। ठीक है, तो अब दोनों तरफ रूट चढ़ाइए, दोनों तरफ रूट चढ़ाइएगा बच्चों, तो ये रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो v बराबर अंडर रूट 4400। अब अंडर रूट 4400 का वैल्यू कितना होता है ये आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो बच्चों जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये 63.12 कुछ कुछ आएगा। ठीक है, इतना आएगा, आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो आप ही बताइए इसका वेलोसिटी यानी पृथ्वी से टकराते समय इसका जो चाल होगा वो क्या होगा। देखिए ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसके करीबी का ऑप्शन दे रखा है, कितना 60 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑलमोस्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपके पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है, तो करीबी ऑप्शन क्या है 60 मीटर पर सेकेंड है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 500 kg की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है, तो अभिकेंद्रीय बल होगा। यानी अ क्रेन ऑफ 500 kg makes a turn of radius 50 meter with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, then centripetal force will be। यानी अभिकेंद्रीय बल कितना होगा ये पूछा है। तो अभिकेंद्रीय बल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर हो जाएगा mv² अपॉन में r। कई बार बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर आपको मास गिवन है 500 kg दे रखा है ना, और उसके बाद v वेलोसिटी कितना है, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ v कितना दे रखा है बच्चों 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मीटर में है, हर एक चीज़ मीटर में है, यानी आपको इसको मीटर में बदलना होगा। तो क्या कीजिएगा, गुना में 5/18 कीजिएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो ऐसे v कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और r कितना दे रखा है 50 मीटर दे रखा है। बस सब वैल्यू दिया हुआ है, अब आप लोग पुट कर दीजिए, आपको f निकल कर आ जाएगा, अभिकेंद्रीय बल निकल कर आ जाएगा। m कितना है 500 है, v कितना आया है बच्चों 10 आया, तो 10 का स्क्वायर में करूँगा 100 हो जाएगा डायरेक्ट, और अपॉन में r यानी 50 दे रखा है। तो 1 0 से 1 0 इसको काटिएगा तो 10 बार में चला जाएगा, है ना। तो ये 100 गुने 10 यानी 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन जो है अभिकेंद्रीय बल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 160 मीटर त्रिज्या वाले वर्ग मार्ग पर 400 मीटर पर सेकंड से चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण होगा। यानी द एक्सेलरेशन ऑफ ए मोटरसाइकिल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड ऑन ए कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस 160 मीटर विल बी। यानी एक्सेलरेशन पूछा है मोटरसाइकिल का कितना होगा। तो पहले जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लीजिए। रेडियस दिया हुआ है 160 मीटर, वेलोसिटी दे दिया है बच्चों कितना 400 मीटर पर सेकेंड, और आपसे ए पूछा है कितना होगा। तो आर वी ए में रिलेशन जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। ए बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। वी कितना है बच्चों 400 है, तो यहाँ पर मैं 400 गुने 400 लिख सकता हूँ क्योंकि वी का स्क्वायर है, इसलिए मैंने 400 गुने 400 लिख दिया। आर कितना है 160 है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ से 400 गुने 40 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,000। 16,000 आ जाएगा बच्चों। 16,000 को भाग दे दीजिए 16 से, तो ये कितना बार में चला जाएगा, ये 1000 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से कितना आ गया, ये एक्सलरेशन 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मीटर पर सेकेंड में तो नहीं मिल रहा है, तो 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। तो 1000 को मैं 1 किलोमीटर बोल सकता हूँ, यानी 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकता हूँ, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो रिस्पांस दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।